एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम चैप्टर कर रहे थे उसके हमने रूल 4 तक डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम डिस्कस करते हैं रूल 5। सो रूल 5 क्या है हमारे पास, इफ़ डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज ऑफ द फॉर्म दिस, एक्स रेज टू पावर ए वाई रेज टू पावर बी, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। देन एक्स रेज टू पावर एच एंड वाई रेज टू पावर के विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और वो हम एच और के कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, इन दो इक्वेशन से, a प्लस एच प्लस 1/m इक्वल टू b प्लस के प्लस 1/n, a b m n हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं इस फॉर्म से। जो x की वैल्यू आएगी y की वैल्यू आएगी वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन है a डैश प्लस एच प्लस के बाई एम डैश इक्वल टू b डैश प्लस के प्लस 1/n डैश। यहाँ से भी हमें b डैश के a डैश b डैश m डैश n डैश हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लेना सेकंड पार्ट से। जो x का कोफिशिएंट है पावर है a डैश हो जाएगी, y का जो पावर है वो b डैश आ जाएगी। जो dx वाली टर्म है हमारे साथ अटैच हो रही है वहाँ से m डैश, dy के साथ n डैश, यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती है। रूल 5 हम इस वे से दो इक्वेशंस आ जाएंगी, वहाँ से हम h और k फाइंड आउट कर लेते हैं। देन h और k की जो पावर आएगी वो हम लोग x की पावर y की पावर जो है यूज़ करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। जो रूल 5 हम अप्लाई बहुत कम करते हैं, सबसे पहले हमने रूल 4 तक चेक करना है। अगर रूल 4 जो है वो एप्लीकेबल होगा या रूल 3 एप्लीकेबल है, रूल 2 1 बाय 1 हमने स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम रूल 1 देखते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर नहीं अप्लाई होता देन हम रूल 5 पे मूव करते हैं, बिकॉज रूल 5 में हमें थोड़ी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती है, हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ पे टाइम लगता है। ये डायरेक्ट जो है वो आ जाते हैं हमारे पास। सो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्म में हमने कैसे कन्वर्ट करना और कैसे हमने एच और के की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। सो हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे एग्जैक्ट जो है मेथड यूज़ होता है कि नहीं। उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन मैं देख लेती हूँ क्या पता ये इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी एग्जैक्ट हो ही, तो हम लोग सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं। उसके लिए मुझे चाहिए m एंड n। m और n यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी आ रही थी तो मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया। अब मेरी इक्वेशन जो है वो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। मेरे पास m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2x² y² प्लस y। इसी तरह से मेरे पास जो n है वो आ जाएगा माइनस ऑफ x³ y माइनस 3x। यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँगी करली m बाई करली y एंड करली n बाई करली x। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं देन मुझे कोई रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट हो जाएंगी। लेकिन पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इक्वल आते हैं कि नहीं। तो मैंने फाइंड आउट किया, इट इज़ 4x² y प्लस 1 एंड यहाँ से मेरे पास आ जाएगी माइनस 3x² y माइनस प्लस 3। दोनों इक्वल नहीं आए, करली m बाई करली y एंड करली n बाई करली x इक्वल नहीं है, इट मीन्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। अगर नॉन एग्जैक्ट आ गई देन हमने इसको एग्जैक्ट बनाना है बाय फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो उसके लिए हमने रूल अप्लाई करने हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद रूल 1। सो रूल 1 कब एप्लीकेबल है? रूल 1 हमारे पास तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस होती है। सो होमोजीनियस के लिए हमने देखना है डिग्री। डिग्री जो है यहाँ पे 4 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, तो आगे मुझे मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, रूल 1 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। सो अब हम रूल 2 पे मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा आप क्वेश्चन रूल 5 से करना शुरू कर दोगे या रूल 4 से, पहले आपको सारे रूल्स चेक करने पड़ेंगे। रूल 2 जो है वो कब एप्लीकेबल होता है? जब हमारे पास यहाँ से y कॉमन आ जाए। y कॉमन आने के बाद जो पीछे बचे इक्वेशन दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले रही हूँ तो मेरे पास पीछे जो इक्वेशन बचेगी दैट इक्वेशन विल बी y लेने के बाद 2x² y। सो एक्स वाई का फंक्शन तो सेम नहीं बचा, x और y की इक्वल पावर नहीं आ रही तो एक्स वाई का फंक्शन नहीं है, इट मीन्स रूल जो 2 है वो भी अप्लाई नहीं होगा। देन वी मूव टू रूल 3।
एंड रूल 4, ये दोनों हम एक साथ ही देख लेते होते हैं। इसमें क्या करना है, हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, करली m बाई करली y माइनस करली n बाई करली x। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास टर्म बचेगी, अगर सपोज मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास ये टर्म जो है वो 7x² हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -2। सो अब मैं अगर इस टर्म को, क्योंकि मैंने n पीछे लिया हुआ है तो n से मैंने डिवाइड करना है, अगर मैं n से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास n से डिवाइड करने के बाद फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं बच रहा। देख लो, यहाँ से मैं x कॉमन ले रही हूँ, पीछे बचेगा x² -3। तो यहाँ पे कटिंग हो नहीं रही, x और y दोनों फंक्शन आ रहे हैं, फंक्शन ऑफ x नहीं आ रहा है। अगर मैं इसी टर्म को, मतलब ये इसको आगे ले लूँगी, इसको पीछे ले लूँगी, और लेने के बाद यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस यही आएगा कि ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। सो मेरे पास करली n बाई करली x माइनस करली m बाई करली y आएगा 2 - 7x²y। अब मैं इसको m से डिवाइड करूँगी, m में से y अगर कॉमन ले लें तो मेरे पास 2x² + 1। तभी भी मेरी जो टर्म है वो कैंसिल आउट नहीं हो रही, दोनों जो है x और y का फंक्शन बच रही है। सो रूल 3 और रूल 4 दोनों अप्लाई नहीं हो रहे। सो कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा, देन वी विल चेक रूल जो 5 है वो एप्लीकेबल है कि नहीं। रूल 5 हम कैसे लगाते हैं, अब हम मूव करते हैं रूल 5 पे। सो हमने चेक कर लिया कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है, अब हम देखते हैं रूल 5 जो है वो कैसे लगाएंगे। एक तो कंडीशन ये है रूल 5 लगाने के लिए कि आपके पास sin x cos x नहीं होना चाहिए, कोई भी टर्म tan x, कोई भी ट्रांसडेंटल टर्म नहीं होनी चाहिए, x y ऐसी ही टर्म्स होनी चाहिए। सो मेरे पास क्वेश्चन में x y जैसे ही टर्म्स है। अब मैं यहाँ पे देखूंगी मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन में मेरा dx यहाँ पे भी है, dx यहाँ पे भी है, dy यहाँ पे भी है, dy यहाँ पे भी है, मीन्स 2 पार्ट हुए हुए हैं। तो मेरे पास वैसे भी 4 टर्म्स है, देखो यहाँ पे dx और dx 2 टर्म्स यहाँ से आ जाएंगी, dy और यहाँ से मेरे पास dy की टर्म आ जाएगी। सो हमने क्या करना है, हम ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होता है कि जो बिगर पावर वाली होती है उनको इकट्ठ कंबाइन कर लेते हो। एक यहाँ से ज़्यादा पावर वाली टर्म आ रही है, एक dy वाली यहाँ वाली आ रही है, इनको मैं कंबाइन कर लेती हूँ। यहाँ से मेरे पास 2x² y² dx प्लस यहाँ से मैं लिख लूँगी -x³ dy। और जो लोअर पावर वाली टर्म है उनको मैं अलग लिख लेती हूँ। यहाँ से लोअर पावर वाली आ रही है y dx और यहाँ से मेरे पास आ रही है 3x dy = 0। अब मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास x और y की जो मैक्सिमम पावर कॉमन आ रही है, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लेनी। कॉमन लेने के बाद मेरे पास ऐसी टर्म बचनी चाहिए, m और n कोई कांस्टेंट बच सकते हैं, लेकिन y की ही पावर बचनी चाहिए dx के पास, x की टर्म नहीं होनी चाहिए और y की 1 पावर होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे x की 1 पावर बचनी चाहिए। सो यहाँ से मैं पहले तो कॉमन लेती हूँ मैक्सिमम पावर, तो मेरे पास मैक्सिमम पावर कॉमन आएगी x² और y की पावर सिंगल कॉमन आएगी। सो आई एम लेफ्ट विद 2 और एक x² कॉमन आ गया, सो y रह जाएगा इंटू dx माइनस यहाँ पे y कॉमन आ गया, x² चला गया तो y dy। सो हम लोग अगर इससे कंपेयर करें तो हमारे पास ऐसी ही टर्म बच रही है, y की सिंगल पावर और x की सिंगल पावर। इसी तरह से मैं सेकंड पार्ट करूँगी। सेकंड पार्ट में मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इट मीन्स मैं x की कौन सी पावर कॉमन ले रही हूँ 0 और y की कौन सी पावर 0 कॉमन ले रही हूँ 0। सो पीछे जो बचना चाहिए वो है हमारे पास सेम वही चीज़ बचे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कांस्टेंट टर्म हमने कॉमन नहीं लेनी। सो मेरे पास ये टर्म बची। तो अब मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास दोनों इक्वेशन जो है वो इस टाइप की बन जाएगी। सो वहाँ से मैंने फाइंड आउट करने हैं ये कोफिशिएंट्स, ये जो x की पावर a दैट इज़ पावर। सो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, y की जो पावर है वो आ जाएगी मेरे पास b आ जाएगा मेरे पास 1। इसी तरह से मैं फाइंड आउट करूँगी m जो है मेरे पास कोफिशिएंट है किसका, y dx का, और y dx का कोफिशिएंट हमारे पास है 2। देन n जो है दैट विल बी -1। देन हम सेकंड पार्ट से फाइंड आउट करेंगे सेम वैल्यूज़, वहाँ पे हम डैश डैश लगा देते हैं। a डैश जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0, b डैश जो है वो भी है हमारे पास 0, m डैश जो है वो मेरे पास 1 है और n डैश की जो वैल्यू है वो है 3। सो मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आ गई। देन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने पीछे बताया था, वो फॉर्मूला था हमारे पास a + h + 1/n
m इक्वल टू बी प्लस के प्लस 1/n, एक यहाँ से इक्वेशन आएगी, एक आएगी हमारे पास a डैश प्लस h प्लस 1/m डैश इक्वल टू बी डैश प्लस के प्लस 1/n डैश। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगी a m b n, a डैश m डैश p डैश n डैश। सो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास दो इक्वेशंस आएंगी h और k में। जैसे मैंने a पुट किया 2 प्लस h प्लस 1/m, m है मेरे पास 2, b है हमारे पास 1 प्लस k प्लस 1/n, n की जो वैल्यू है दैट इज़ -1। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे a डैश 0 प्लस h प्लस 1/1 इक्वल टू 0 प्लस k प्लस 1/3। सो यहाँ से मैं दो इक्वेशंस जो है वो फाइंड आउट कर लूँगी। यहाँ पे मेरे बचेगा h प्लस 3, उसको -1 से मल्टीप्लाई किया, k प्लस 2 उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। इनको सॉल्व करके मैंने दो इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेनी। सो दो इक्वेशन, जैसे यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ रही है h प्लस 2k प्लस 7 इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ रही है 3h माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करके h और k फाइंड आउट करूँगी। सो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रही हूँ, h की वैल्यू आ रही है -11/7 और k की वैल्यू आ रही है -19/7। सो इट मीन्स मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी x रेज टू पावर h इंटू y रेज टू पावर k। सो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मेरे पास जो स्टार्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन थी दिस वन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास जो नई इक्वेशन आएगी दैट इक्वेशन विल बी द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। हमें सॉल्व करना आता है, जो पुराने मेथड्स हमने जिस मेथड से रूल 1 2 3 4 सॉल्व किए, उसी मेथड से जैसे हम सॉल्व करते आए हैं उस मेथड से सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा।